हरियाणा विशेष में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। चलिए शुरुआत करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में अलग अलग किसान संगठनों की महापंचायत हुई है, जिसमें देश के कई राज्यों से किसान पहुंचे हैं। इस दौरान संयुक्त किसान मोर्चे ने लंबित मांगों के समर्थन में किसान आंदोलन 2 की घोषणा कर दी है। किसान नेताओं ने केंद्र सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो 2024 में चुनाव से पहले सभी पार्टियों पर किसानों के रोष का असर दिखेगा। किसान नेता दर्शन पाल ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चे के 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने कृषि भवन में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की है और मांग पत्र सौंपा है। कृषि मंत्री से मुलाकात के बाद रामलीला मैदान में देश भर से इकट्ठा हुए किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अनसुलझे मुद्दे हैं और उनके समाधान के लिए और आंदोलन की जरूरत है। तो वहीं दिल्ली में किसान महापंचायत में शामिल होने के लिए प्रदेश के कई जिलों से किसान भी रामलीला मैदान पहुंचे हैं। सोनीपत, करनाल, सिरसा, अंबाला और जींद समेत कई जिलों से किसानों ने बड़ी संख्या में दिल्ली के रामलीला मैदान के लिए कूच किया है। किसानों के कूच को लेकर दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस भी अलर्ट दिखाई दी है। सिंगू बॉर्डर पर पुलिस ने बैरिकेडिंग की है। वहीं सिरसा और जींद से भी बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मुलाकात के बाद किसान नेता दर्शन पाल ने कहा है कि छोटे मुद्दों पर सरकार से सहमति बन गई है, लेकिन एमएसपी जैसे बड़े मुद्दों पर अभी कोई हल नहीं निकला है। अब 30 अप्रैल को महापंचायत में आगामी रणनीति पर फैसला होगा। रिपोर्ट आप देखें। हमारे साथ किसान नेता डॉक्टर दर्शन पाल जी हैं। दर्शन पाल जी, आज जो मुलाकात हुई है आपकी नरेंद्र सिंह तोमर से यानी कृषि मंत्री भारत सरकार से, क्या कुछ रहा उस बातचीत? एक मिनट जाओ। छोटे मुद्दे जैसे फसलों का जो नुकसान हुआ है, नीचे उतर के कर लेते हैं। या जैसे हमारे किसानों के ऊपर केसेस है, केसेस को वापस लेना, शहीद परिवारों को कंपेंसेशन देने का मुद्दा, इन मुद्दों को तो उन्होंने कहा कि हम इमीडिएटली करवाएंगे। लेकिन जो बड़े मुद्दे हैं, खास करके एमएसपी का मुद्दा, के कर्जे की मुक्ति का मसला, किसान पेंशन या फसलों की बीमे का मसला, इन मुद्दों को लेकर हम उनको दे आए हैं, बोल आए हैं कि आप डिस्कस कीजिए प्रधानमंत्री जी से और अल्टीमेटली हमसे बात कीजिए। उन्होंने कहा मिलते रहो, हमने कहा बुलाते रहो तो फिर होगी बात। लेकिन हमने कहा कि आंदोलन करने की जरूरत तो रहेगी, हम आंदोलन कर रहे हैं, आगे भी करेंगे और आज भी यहाँ से हमने बोला है कि लोगों को कि आंदोलन जारी रहेगा। तो ये जो मांग मानी गई वो किन किन मुद्दों पे बात आपकी बनी, सहमति बन गई? देखिए, बड़े मुद्दे तो मुश्किल, हमें भी पता था एमएसपी कर्ज मुक्ति नहीं हो पाएंगे। छोटे मुद्दे हैं जैसे ये फसलों का नुकसान हुआ है, हमारे ऊपर जो केसेस है, जो शहीद परिवारों को कंपेंसेशन देना है, वो मुद्दे जो हैं तकरीबन उन्होंने कहा है हम जल्दी कर देंगे। और इसी तरह से बिजली बिल के बारे में जो हमें थोड़ी प्रॉब्लम थी कि बिजली बिल के बारे में उन्होंने कहा कि बिजली बिल में जो किसानों को आपत्ति थी वो हमने बिजली बिल से पहले निकाल दी है, तभी हम उसको पार्लियामेंट में। आंदोलन कब से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा? वो अभी हम फैसला करेंगे। 30 अप्रैल में हमारी मीटिंग है। कहाँ पे होगी? शायद दिल्ली में ही होगी। उससे पहले हम प्रांतों में अपने ये क्या बोलते हैं, प्रांतों में हम अपने अपने कन्वेंशन करके कंसोलिडेट करेंगे और साथ ही हम अपने प्रांतों में बड़ी बड़ी महापंचायतें कन्वेंशन करेंगे और साथ ही हम वहाँ यात्राएं करके आंदोलन की जो मजबूती है और एक्सपेंशन है वो करेंगे। चलिए, तो 7 अप्रैल है कि आंदोलन की मजबूती और तमाम तरह से यहाँ पर बातें करने के यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पर ये सभी लोग कह रहे हैं कि जिस हिसाब से दर्शन पाल है, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जिस हिसाब से अब सरकार ने कुछ मांगे जो मानी है, लेकिन बहुत सी बड़ी मांगे हैं जो नहीं मानी, अब उस पर हम अड़िग हैं और आंदोलन की बैठक 30 तारीख को होगा। 30 तारीख के बाद से फिर तय होगा कि आंदोलन का रुख क्या होगा और बैठक के बाद से जब तमाम सभी नेता होंगे वो तय करेंगे कि आंदोलन कहां तक जाएगा और कैसे किया जाएगा। कैमरामैन आकाश के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो वहीं दिल्ली पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि पूरे देश में एमएसपी की गारंटी मिले, उत्तर पूर्व के राज्यों में भी एमएसपी पर फसलों की खरीद हो।
जो नॉर्थ का भी हमारा स्टेट है वहाँ पे भी एमएसपी लागू है। आसाम में, नागालैंड में उनके भी धान की फसलों की खरीद हो, एमएसपी हर फसल के रेट तय हो जाए, ये सारा सवाल है। लेकिन अब जिस हिसाब से कमेटी बनाने की बात हुई थी, कमेटी बना के फिर तय करेगी। होनी कमेटी से कभी नहीं होनेगी, न कमेटी बनी, ये कमेटी का नाम झूठ लेते हैं, ना कमेटी बनी ना होगा। तो फिर कैसे होगा अभी? जब सरकार की सोच हो जाएगी तो जब होगा। कैसे होगी सरकार की सोच, कैसे बदलेगी? अब क्यों लगातार आंदोलन आप कर रहे हैं? अभी आंदोलन उस हिसाब का नहीं, जैसा पहला आंदोलन है उससे बड़ा आंदोलन एमएसपी के लिए करना पड़ेगा। किसान के पास कहाँ फुर्सत है दिल्ली आने की, लेकिन सरकार ने मजबूर कर दिया। मतलब इंतजार को भी हमने तो लंबा खींचा कि शायद सरकार चेत जाएगी, लेकिन सरकार तो उल्टा लग गई करने। जो कहा था उसके विपरीत चली। बिजली बिल 2020 पे जो वादा हुआ था उसको संसद में पास करा दिया। ये तय हुआ था कि किसान से बात किए बगैर संसद में टेबल नहीं करेंगे, और उसको पास करा दिया। टेबल करने की बात तो अलग है, और दूसरे विषय भी जो थे उन पे आज तक सरकार ने छुआ भी नहीं। तो वहीं हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे चरण के दूसरे दिन विपक्ष ने सदन में कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की है। कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने बजट को लेकर सवाल उठाए तो विधायक भव्य बिश्नोई ने बजट को हितकारी बताया। वहीं विधायक आफ्ताब अहमद ने सदन में पीपीपी और राशन को लेकर सरकार से सवाल किया है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जवाब दिया। कई और मुद्दों पर सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली है। इस बीच सदन में हरियाणा नागरिक क्षेत्र विकास तथा विनियम संशोधन विधेयक पर चर्चा हुई और विधेयक पारित हुआ। तो वहीं आदमपुर से विधायक भव्य बिश्नोई ने सदन में बजट की तारीफ की है। भव्य ने कहा है कि बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। मुख्यमंत्री ने 65,000 नौकरियां देने की घोषणा की है, इसके लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद। वहीं कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने सदन में बजट को लेकर तंज कसा है। किरण चौधरी ने कहा है कि बजट आंकड़ों का मायाजाल है। बजट में जो आंकड़े दिए हैं सब गलत हैं और आरबीआई के आंकड़ों से बजट के आंकड़े मेल नहीं खाते हैं। मैं हरियाणा के विकास पुरुष मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को बधाई देता हूं, जिन्होंने लगातार चौथी बार जो बजट पेश किया है वो हरियाणा के 3 करोड़ लोगों की आशाओं और उम्मीदों पर खरा उतरने वाला बजट है। राज्य को उन्नति के पथ पर और भी तेजी और मजबूती के साथ अग्रसर करने वाला बजट है। अमृतकाल के इस पहले बजट ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के संकल्प को लेते हुए ऐसे लोगों को गले लगाया है और सरकारी खजानों को ऐसे घरों की तरफ खोलने का काम किया है जिन्हें सरकारी योजनाओं की सबसे अधिक आवश्यकता है। इस बजट में युवाओं के लिए रोजगार भी है और कौशल विकास के साथ अपनी प्रतिभा का सकारात्मक उपयोग करने के तमाम अवसर भी है। इस बजट में ग्रामीण और शहरी विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए सरकार ने हरियाणा के विकास को नई बुलंदियों पर ले जाने का भी संकल्प लिया है। इसके साथ साथ वर्तमान युग में देश विदेशों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस जैसे क्षेत्रों का महत्व बढ़ रहा है। हमारे नौजवान इस दौड़ में पिछड़ ना जाए, इसका खास ख्याल रखते हुए हमारी सरकार ने इसके लिए भी सशक्त प्रबंध किए हैं। तो एक जनहितैषी और दूरदर्शी बजट पेश करने के लिए एक बार पुनः मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ। अभी मेरे बेटे समान है भव्य, उसने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी, लेकिन असलियत के अंदर आप ये देखिए हो क्या रहा है। सच्चाई ये है कि रेवेन्यू रिसीट जो हैं वो डिक्लाइन करी हैं 9.35% ऑफ जीएसडीपी टू 8.38% ऑफ जीएसडीपी। कितना ये बजट जो है ये मेरे हिसाब से अध्यक्ष जी ये पूरी तरह से आंकड़ों की बाजीगरी, और मैं आपको बताऊंगी किस तरह से। इसके अंदर जो है अध्यक्ष जी मैं बहुत कड़ी आपत्ति जताती हूँ कि जीएसडीपी और डेट लायबिलिटी का जो अनुपात है, जो परसेंटेज है, उसके आंकड़े आरबीआई की रिपोर्ट से और जो हमारा जो ये कैपिटल फॉर्मेशन बजट के एट अ ग्लांस की रिपोर्ट से मेल नहीं खाता। सारे के सारे उसके अंदर हैं। डेट लायबिलिटी एज परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी इन हरियाणा ईयर 2020 के अंदर आरबीआई का रेट है 28.8%, हरियाणा बजट में है 27.69%। 2021 में है आरबीआई का 32.5%, हरियाणा बजट पे लिखा हुआ है 26.15%।
रिवाइज्ड एस्टिमेट्स जो हैं आरबीआई के हैं 29.3% और जो है हमारे हरियाणा के बजट जो उसमें दिया है 25.78%। बजट एस्टिमेट्स 2023-24 के अंदर आरबीआई का जो है वो है 28.3% और 25.45%। अध्यक्ष जी, ये स्पीच के अंदर दोहराया गया है, गलत तरीके से सारे आंकड़े दिए गए हैं और इसको। तो वहीं आपको बता दें कि प्रदेश में खराब हुई फसलों को लेकर सदन में किरण चौधरी ने मुद्दा उठाया है। किरण चौधरी ने कहा कि आपदा के चलते जो फसलें खराब हुई हैं सरकार उनका मुआवजा दे। साथ ही किरण ने कहा है कि बाजरे की खरीद एमएसपी पर नहीं हुई है, सरकार श्वेत पत्र जारी करे। ये किरण चौधरी की तरफ से कहा गया है। परसों जो है ये जो है इसका एमएस कहते हैं हमने 12-14 जितनी भी एमएसपी का हमने कर दिया है। एमएसपी को वैदिक तो भाव दे नहीं रहे हैं, उसका वो कर नहीं रहे हैं और साथ के साथ जो उसका जो एमएसपी का भाव है सरसों का वो भी नहीं पूरा मिल रहा है। एमएसपी का भाव जो है 5,450 क्विंटल जो है वो भी आज जो है 4,000 या 5,000 तक जो है वो बिक रहा है। तो असली बात ये है अध्यक्ष जी कि आलू पिट गया। क्या आलू जिसकी लागत जो है किसान की लगती है 6-7 रुपए लगती है प्रति किलो, वो जो है उसका 50 पैसे प्रति किलो में बिक रहा है। तो शर्म आनी चाहिए। इस तरह से जो है कृषि प्रधान प्रदेश आज हरियाणा है, हरियाणा कृषि के ऊपर आधारित है और कृषि के साथ ये हालात हो रहे हैं कि कृषि जो है किसी काम का नहीं रहा। किसान भाई हमारा दुखी होकर जो है उसको सिर पटक रहा है। पाले से जो सरसों का हाल हुआ है वो तो सारा है, वो मैं अलग से आपको मैं बताऊंगी किस तरह से पाले की पछेती फसल, अगेती फसल, सारी फसल नष्ट हो गई है और कहा गया है कि 50% से नीचे जो है गिरदावरी करी जाए ताकि मुआवजा ना देना पड़े। ये जो है पाला शब्द जो है ये श्रुति चौधरी जब एमपी थी उन्होंने अपने समय पर केंद्र के अंदर ये कानून बनवाया था कि पाले का भी मुआवजा किसान को मिलेगा। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात यह है कि पाला पड़ा, उस समय श्रुति के टाइम पे 36 करोड़ का जो है मुआवजा बटा था और आज जो है किसान को मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। ये हालात। आफ्ताब अहमद ने सदन में पीपीपी योजना के तहत लोगों को राशन ना मिलने का मुद्दा उठाया है और सरकार से सवाल किया है। इसे लेकर सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सदन में इसका जवाब देते हुए बताया कि सरकार ने रिवीजन के लिए पोर्टल पर डाटा है, साथ ही 12 लाख से ज्यादा नए राशन कार्ड बनाए गए हैं। 8,41,000 परिवार हैं जिनको जनवरी में राशन नहीं दिया गया। ये मेरे ख्याल से 35% के करीब जो है हमारे परिवार हैं जो परिवार पहचान पत्र के आइडेंटिफिकेशन के बाद इनको राशन का मिलना बंद हो गया। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहूंगा कि इनकी रिड्रेसल के लिए या इनकी ग्रीवेंस के लिए जो परिवार पहचान पत्र सीएचसी ने बना के उसको जो है वेरीफाई करके और उस चीज को इनकम का क्राइटेरिया लगा के और जो वंचित रखा गया है, क्या सरकार इसके ऊपर कोई गंभीरता से प्रयास कर रही है कि जो लोग वंचित हो गए इतने बड़ी संख्या में, जो पहले जिनको राशन मिल रहा था उनको क्या मतलब किसी तरीके से उनको क्या मतलब क्या ये पोर्टल पे क्या ग्रीवेंसेस करा है, क्या किसी चीज के लिए क्या मतलब कदम उठाया गया है इतने बड़ी संख्या में स्टेट की पॉपुलेशन जो है वंचित रह जाए। जनवरी के अंदर बिल्कुल 8,41,000 ऐसे थे जिनने हमारे पोर्टल के ऊपर रिवीजन के लिए डाला गया था कि उनका पीपीपी वेरिफिकेशन प्रॉपर नहीं हुआ, रीवेरिफिकेशन चल रहा है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा दिसंबर में 9,62,000 जो मैंने पिछले सेशन में भी रिप्लाई किया कि लगभग राशन कार्ड ऐसे थे जो कटे थे, उनके बदले में 12,46,507 राशन कार्ड नए बने थे। हरियाणा प्रदेश में दिसंबर से लेके आज तक जहां पहले 26,94,000 टोटल राशन कार्ड थे, 28 फरवरी का जो आंकड़ा है उसके अंदर 32,88,000 लगभग 6 लाख के आसपास नए परिवारों को हमने ऐड किया हुआ है और जिनके कटे उनकी रीवेरिफिकेशन परिवार पहचान पत्र की जैसे जैसे हुई है, अगर उनका जनवरी का राशन नहीं मिला तो उनको फरवरी में वो राशन एक्स्ट्रा दिया गया है। किसी का अगर वैलिड बनता था
किसी का भी राशन सरकार द्वारा रोका नहीं गया। जो 2011 के आंकड़ों के अनुसार पीपीपी ने वेरिफिकेशन करी और जो अबव पॉवर्टी लाइन आ गए, उन लोगों के राशन जरूर कटे हैं और वो कटने भी चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे डाटा है जिसके अंदर एक परिवार में 2011 के बाद 2-2 सरकारी नौकरियां लग गई, पर वो आज भी बीपीएल का बेनिफिट ले रहे थे। मगर जो परिवार आज भी वंचित हैं, जिनकी वेरिफिकेशन प्रोसेस रिवीजन के अंदर है, उनको सरकार जैसे जैसे रिवाइज कर रही है, राशन के बेनिफिट्स को साथ के साथ वापस दे। तो वहीं विधायक रामनिवास ने सदन में बताया कि नरवाना में सीवरेज और पीने के पानी की समस्या के लिए 135 करोड़ की योजना को मंजूरी दी गई थी। इसके साथ ही नरवाना में किसानों की खड़ी फसल का आग लगने से हुए नुकसान की सरकार की ओर से 12,000 प्रति एकड़ मुआवजा देने के लिए उन्होंने सीएम मनोहर लाल का आभार जताया। मैं हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का अपने नरवाना हल्का की जनता की ओर से धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनके सहयोग से मेरे हल्का नरवाना की सबसे बड़ी समस्या सीवरेज और पीने पानी की समाधान के लिए लगभग 135 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है अभी, जिसमें से 75 करोड़ सीवरेज के लिए और 45 करोड़ पानी पीने के लिए और 15 करोड़ सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए। साथ ही हरियाणा प्रदेश का पहला एक राज्य है जहां माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से किसानों को खड़ी फसलों की आगजनी के नष्ट हो जाने से नुकसान का मुआवजा 12,000 रुपये प्रति एकड़ देने का जो कार्य किया। मैं हमारे तो वहीं आपको बता दें कि चंडीगढ़ में बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला पर तंज कसा गया है। रणजीत चौटाला ने कहा कि अभय चौटाला का सदन में व्यवहार निंदनीय है, वो रोजाना ऐसे ही व्यवहार कर रहे हैं, सभी को सदन की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, स्पीकर ऑनरेबल हाउस के पीठाधीश सबसे बड़े अध्यक्ष होते हैं। एक हाउस के प्रोटोकॉल है कि जब एमएलए बोलेगा, मिनिस्टर खड़ा होता है तो वो सुना जाता है, एमएलए उससे कंसीड करता है, उसको जगह देता है, और जब लीडर ऑफ द हाउस खड़ा हो जाए तो मिनिस्टर बैठ जाता है, और जब लीडर ऑफ द अपोजिशन खड़ा हो तो मिनिस्टर बैठ जाएगा, और जब लीडर ऑफ द हाउस खड़ा हो तो लीडर ऑफ द अपोजिशन बैठ जाते हैं, और जब स्पीकर खड़े हो जाए तो फिर सबको बैठना पड़ता है। स्पीकर की रूलिंग होती है, हम भी जब हाउस में आएंगे, जब स्पीकर आता है तो सारा हाउस खड़ा होता है उनके सम्मान के लिए। स्पीकर का एक सम्मान होता है। क्वेश्चन आप उनसे कर रहे हैं, उनसे पूछना चाहिए। स्पीकर कह रहे हैं आप अपना सवाल पूछिए, वो उनसे जो बोल रहे थे वो मैं भाषा नहीं रिपीट करूँगा, वो मेरे ख्याल में वो रिमार्क्स भी एक्सपेंस हो जाते हैं, हाउस से निकाल दिए जाते हैं, तो अच्छी भाषा नहीं थी। और रोज़ ही हो रहा है, कोई एक दिन की बात नहीं, परसों भी ये हुआ, पिछले हाउस में भी ये हुआ। कोई मेंबर ऐसे नहीं करता, नहीं करना चाहिए थे। मैं समझता हूँ ये गलत। कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत गन्नौर विधानसभा के गांवों पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने ग्रामीणों से संवाद किया है और सरकार की नाकामियों को बताया। इस दौरान कुलदीप शर्मा ने कहा कि भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है, आए दिन लोगों की गिरफ्तारियां हो रही है। साथ ही कहा कि मोदी सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी, लेकिन किसानों की आय नहीं बढ़ी। कुलदीप शर्मा ने कहा कि अब तक 32 पेपर लीक हो चुके हैं, जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है। युवा मेहनत करके पेपर देते हैं, लेकिन पेपर लीक हो जाता है। खासकर जो हमारे गरीब लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, महंगाई ने उनकी कमर तोड़ दी, और आरक्षण पर जिस प्रकार से ये नौकरियों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दिया जा रहा है, उसमें कोई आरक्षण नहीं है। तो मैं समझता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नौकरी देकर आरक्षण को समाप्त करने की भारतीय जनता पार्टी की जो शैली है, उसको वो आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमारा जो गरीब वर्ग है, जिसको एक हिस्सा मिलता था संविधान द्वारा गारंटीड, वो हिस्सा अब खत्म हो चुका है। तो इसलिए उन वर्गों में बड़ा रोष है। महंगाई सबसे ज्यादा गरीब की कमर तोड़ती है। किसान को वायदा किया गया था कि उसकी आमदनी दुगनी कर दी जाएगी, अब आमदनी 2022 में दुगनी कर ली। यहाँ सरसों की कीमत दाम पूरे नहीं मिले, कल से परसों से खरीद शुरू की है, आड़तियों की हड़ताल चल रही है। तो एक सारा मामला जो है, कहीं परिवार पहचान पत्र के नाम पर पेंशन काट दी गई हैं, कहीं राशन कार्ड काट दिए गए हैं। गरीब जाए तो कहाँ जाए? तो आज हम अभियान के थ्रू लोगों की भावनाएं भी जान रहे हैं और अपनी पार्टी का प्रोग्राम भी।
लगातार हो रही बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी है। बारिश से जहां खेतों में जलभराव हो गया है, तो वहीं ओलावृष्टि से फसलें पाले की चपेट में आ गई हैं। जींद के बारिश के साथ अलग अलग जगह ओलावृष्टि हुई है। तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जींद में सबसे ज़्यादा बरसात देखने को मिली है। महेंद्रगढ़ में जोरदार बारिश देखने को मिली। आपको बता दें कि बारिश ने नगरपालिका के दावों की पोल खोलकर रख दी है। जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने से राहगीरों को काफ़ी दिक्कत हुई है। चरखी दादरी में रुक रुक कर बारिश से सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो गई, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ गई। पानीपत में भी जोरदार बारिश के साथ ओलावृष्टि देखने को मिली। सोनीपत की बात करें तो सोनीपत जिले में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। ये 6 तस्वीरें बताने के लिए पर्याप्त हैं, जहाँ पर मौसम का जो मिजाज है वो इतना बदल चुका है कि किसानों के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। स्थानीय लोगों के लिए तो ज़रूर मौसम में बदलाव है, लेकिन किसानों के लिए ये मौसम का जो बदलाव है सिरदर्दी बन गया है, क्योंकि किसानों की जो खड़ी फसलें हैं उनको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। गरौना मंडी में खुले में पड़ी किसानों की सरसों की फसल बारिश के पानी में काफी भीग चुकी है। किसानों का आरोप है कि मौसम विभाग के अलर्ट के बावजूद मंडी में बारिश को लेकर पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं और बारिश आने पर खुले में पड़ी सरसों की फसल भीग गई है। साथ ही सैकड़ों कुंटल सरसों पानी में बह गई है। किसान का कहना है कि अगर मंडी अधिकारियों ने पुख्ता इंतजाम किए होते तो फसल बारिश में नहीं भीगती। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि खबर महेंद्रगढ़ से आ रही है। बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से तबाह हुई फसल का जिला उपायुक्त जे.के. अभीर ने जायजा लिया है। इस दौरान डीसी के साथ जिला प्रशासन के दूसरे अधिकारी मौजूद रहे। डीसी ने बताया कि महेंद्रगढ़ जिले के लगभग 45 गांव में ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान है। कई जगह तो फसल पूरी तरीके से तबाह हो गई है। अभी 2 दिन और बारिश के आसार है। डीसी ने किसानों को आश्वासन दिया है कि सरकार की पॉलिसी के हिसाब से जो भी मदद होगी वो किसानों को दी जाएगी। जो महेंद्रगढ़ एरिया में खास करके जो हमारा महेंद्रगढ़ तहसील है, साथ में कनीना है और नांगल चौधरी है, इनमें ओले काफ़ी गिरे हैं। महेंद्रगढ़ में और कनीना में काफ़ी नुकसान है। 25-30 गांव इधर के महेंद्रगढ़ के हैं, 15-16 जो है ना वो कनीना के, और 4-5 नांगल चौधरी का जो ज़्यादा ख़राब है। कुछ एक में कम नुकसान है, पर जो ये ज़्यादा नुकसान वाले 40-45 गांव ऐसे हैं जिनमें गेहूं की फसल भी बर्बाद होगी और सरसों तो कुछ खैर कुछ छोड़ा ही नहीं है। तो गेहूं में भी जहां नॉर्मल अगर ओलावृष्टि उसमें भी 50% से ऊपर नुकसान है और कई जगह तो 100% है। पर जो भी सरकार की तरफ से जो भी पॉलिसी और उसके तहत जो मदद होगी वो करवाएंगे। तो आगे बढ़ते प्रदेश में 15 मार्च से सरसों की सरकारी खरीद जारी है। सरकारी एजेंसी हैफेड ने पलवल की अनाज मंडी में अब तक 586 कुंटल सरसों की खरीद एमएसपी पर की है, जबकि 4,855 कुंटल सरसों की खरीद प्राइवेट तौर पर हुई है। पलवल मार्केट कमेटी के सचिव ने बताया कि सरकार ने सरसों की सरकारी रेट 5,455 रुपये निर्धारित किया है। कुछ किसान अपनी फसल मंडी में लाए थे, लेकिन पैरामीटर पूरा ना होने पर फसल खरीद नहीं हुई है और जिन किसानों की फसल पैरामीटर पर खरी उतरी है उनकी फसल की खरीद हुई। वहीं झज्जर में 5 दिन बीत जाने के बाद भी सरसों की सरकारी खरीद शुरू ना हो पाई है। हालांकि अधिकारी फसल खरीद के लिए उचित प्रबंधन के दावे कर रहे हैं। बहादुरगढ़ की मंडी में 6 किसान अपनी सरसों की फसल लेकर पहुंचे, लेकिन उनकी फसल की खरीद एमएसपी पर ना होकर कम दामों पर हुई है। सरकार ने सरसों का एमएसपी 5,450 रुपये तय किया है, लेकिन बहादुरगढ़ मंडी में किसानों को सरसों की फसल का भाव 5100 से 5200 रुपये मिल रहा है। वेट अब तक खरीद हुई है 4,855 क्विंटल और टोटल खरीद हो चुकी है अब तक 5,441 क्विंटल, जिसमें से 586 क्विंटल गवर्नमेंट ने खरीदी 2 दिन। किस तरह की व्यवस्था किसानों के लिए की गई? किसानों के लिए मैंने सारी व्यवस्था है। 8 वाटर कूलर लगवाए हुए ठंडे पानी के लिए, बिजली की, सफाई की, सारी पानी की, और हेल्प डेस्क भी है ऑफिस में। किसी भी किसान को कोई परेशानी होती है तो वहाँ के पूछ सकता है। सरसों की खरीद के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। किसान अभी नहीं आ रहे हैं क्योंकि मौसम ख़राब होने की वजह से सरसों गीली है। 2-3 दिन के बाद और किसान आने शुरू हो जाएंगे और उनकी सरसों के लिए सरकारी खरीद नहीं हो रही जी, प्राइवेट खरीद हो रही है। सरकार का कोई बारदाना नहीं आया, ना कोई अभी उनकी कोई गाइडलाइन आया कैसे क्या खरीद होगी। किस तरीके से हमारे पास ना गवर्नमेंट का कोई बारदाना आया है, ना कोई खबर आई है जी, ना ये अब तक ये बताया कि किस कंडीशन में गवर्नमेंट लेगी।
अब जिम्मेदारी भी हार के यही है प्राइवेट बेचना चाह रहे हैं। प्रदेश भर में 15 तारीख से शुरू हुई थी, आज 20 तारीख को यहाँ होनी थी शुरू। यहाँ कोई नहीं आई खबर अब तक, कोई अधिकारी नहीं आया अब तक, ना कोई अधिकारी आया जी, ना कोई खबर लगी अब तक। हैफेड को मिलेगी क्या लेगी, हैफेड को खरीद करनी थी यहाँ पे, हैफेड के अधिकारी आए बात करने के लिए। मंडी में खरीद शुरू हो चुकी है और मार्केट कमेटी की तरफ से बिजली पानी सफाई की व्यवस्था करनी होती है, वो के लिए पूर्ण रूप से कर दी गई है। और हमने मंडी गेट पे सभी कर्मचारियों को बिठा दिया गया, ऑनलाइन गेट पर जारी किए जाते हैं। और अब तक 97 क्विंटल सरसों आ चुकी है और 130 क्विंटल जो आ चुकी है, जिसकी खरीद आढ़ती द्वारा स्वयं की गई है। तो फिलहाल ब्रेक सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।